हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटेंसी का बेसिक, जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। आज वो वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। हम आज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अकाउंटेंसी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, देखो यहां पर यदि हम मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें, तो मॉडर्न अकाउंटेंसी में, हाँ जी, हम यदि मॉडर्न अकाउंटेंसी की बात करें तो मॉडर्न अकाउंटेंसी के जो फादर हैं, मॉडर्न अकाउंटेंसी का जो ओरिजिन करने वाले हैं, वो कौन है? उनका नाम है बेटा लुकास पेशोली। उनका नाम क्या है? लुकास पेशोली है। और मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या लिया गया है? मॉडर्न अकाउंटिंग किस पर बेस है? जो मॉडर्न अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। हम पूरे अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे वो कौन से सिस्टम से करेंगे? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम मॉडर्न एरिया में जो अब अकाउंटिंग करेंगे वो उसमें डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम या मॉडर्न अकाउंटिंग के जो ओरिजिन है, करने वाले हैं, यानी फादर ऑफ अकाउंटेंसी है, वो कौन है? लुकास पेशोली है। ठीक है, जैसे हमारे जन्मदाता कौन है? हमारे फादर, हमारे पिताजी। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग के जो जन्मदाता है वो कौन है? लुकास पेशोली है। क्लियर? अब लुकास पेशोली की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि लुकास पेशोली कौन है भैया। ये अकाउंटेंसी बुक के फर्स्ट राइटर है। अकाउंटेंसी बुक के कौन है? फर्स्ट राइटर है। इन्होंने बुक कब राइट की है? इन्होंने बुक राइट की है 1494 में। कब बुक राइट की है? 1494 में, यानी एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के एंड में इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, एक सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है, तो यहां पर 15th सेंचुरी के एंड में इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, वो बुक जो लिखी थी वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड थी। ठीक है, और जो लुकास पेशोली है वो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, और उन्होंने मैथमेटिक्स के बेस पर दो बुक लिखी थी। एक तो बुक थी डी कंपासिट स्क्रैप्चर, एक थी सुमा दी अर्थमेटिका। एक बुक तो क्या थी? डी कंपासिट स्क्रैप्चर, और दूसरी थी सुमा द अर्थमेटिका। अब देखो, इन दोनों बुकों को आप यदि देखोगे तो इनकी जो लैंग्वेज है अपनी इंडियन लैंग्वेज से या इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग शो हो रही है। सुमा द अर्थमेटिका क्या है ये बेटा, इसका वर्नाकुलर जो है वो इंडियन लैंग्वेज से है। इसकी जो इन दो बुकों का जो बेस है वो कौन सी लैंग्वेज से? इटालियन लैंग्वेज से है। ठीक है, हाँ जी। और इस बुक का जो पब्लिश किया है ना, वो किया है पैगानिनी ने। इस बुक का जो पब्लिशर है वो कौन है? पैगानिनी। बुक का पब्लिशर कौन है? पैगानिनी। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आपके देखो कितने क्वेश्चंस हो गए कि फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट राइटर थे। थर्ड क्वेश्चन है कब राइट की इन्होंने, किस बेस पर की। फोर्थ कौन है? मैथमेटिशियन है, इन्होंने बुक राइट की है, और बुक राइट पब्लिशर कौन है। ठीक है, ये इनकी क्वेश्चंस यहां पर ये बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम लुकास पेशोली के बॉर्न एंड डेथ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखें तो यहां पर इसका जो लुकास पेशोली का जो बॉर्न है, इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1447 में हुआ है।
इनका जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है? 1447 में। और इनकी जो डेथ हुई है ना, वो डेथ हुई है इनकी 1517 में। कब हुई है इनकी डेथ? 1517 में इनकी डेथ हुई है। यानी इनकी एज अप्रोक्स कितनी साल थी? 70 साल की एज है इनकी। कितने साल की एज है? 70 ईयर की एज थी इनकी जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? लुकास पेशोली कहाँ के रहने वाले थे? इनका रेजिडेंस क्या है? लुकास पेशोली का रेजिडेंस क्या है? लुकास पेशोली का रेजिडेंस है वेनिस सिटी, इटली के वेनिस सिटी। ये इटली के रहने वाले हैं, इटालियन है, इटालियन लैंग्वेज में बुक लिखी है, इटली के रहने वाले हैं। और इटली में भी कहां पर? वेनिस सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेनिस सिटी। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान में उदयपुर लेक सिटी माना जाता है, ऐसे ही इटली के वेनिस सिटी को भी लेक सिटी बोला जाता है। इसको लेक सिटी बोला जाता है जहां पर झील वगैरह है काफी मिलती है, लेक सिटी। ठीक है, झीलों की नगरी जिसे बोलते हैं, झीलों की नगरी, है ना? हाँ जी। उसके बाद है कि देखो, मैंने कि जैसे आपको बताया था कि लुकास पेशोली ने जो बुक लिखी है, लुकास पेशोली ने जो बुक लिखी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? इटालियन लैंग्वेज में। भाई कोई समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। ठीक है, मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में यदि बुक लिखूं तो कोई नहीं समझ पाएगा। हिंदी की लैंग्वेज में लिखूंगा तो केवल इंडियन ही समझ पाएंगे। बाहर इंडिया हिंदी यूज होती ही नहीं है, ओनली इंडिया में ही यूज होती है हिंदी। ठीक है, तो हिंदुस्तान में वो फेमस हो पाएगी। लेकिन अब इनकी बुक का जो वर्ल्ड लैंग्वेज है, जो पूरे वर्ल्ड में जो लैंग्वेज कॉमन चलती है, वो लैंग्वेज है इंग्लिश। कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस जो बुक है जो लुकास पेशोली ने लिखी है, उस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेट सबसे फर्स्ट किसने किया? फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ दिस बुक इन इंग्लिश में किसने किया? किसने किया भैया? हुजोल्ड केसिल ने। किसने किया? हुजोल्ड केसिल ने ये बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और कब किया? 1543 में। देखो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट बन रहे हैं कि लुकास पेशियोली की जो बुक है डी कंपासेट स्क्रिप्चर, उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेट फर्स्ट किसने किया? हुजोल्ड केसिल ने किया। कब किया? 1543 में किया। क्लियर? उसके बाद देखो, जब मैं इंग्लिश में कोई बुक का, हिंदी बुक का कोई इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा तो वहां पर 10 बंदे, 15% ये बैठे रहेंगे, 20%, 100% ये बैठे रहेंगे, उन्हीं को ही नॉलेज होगी। ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये लुकास पेशियोली कैसे फेमस हो गए फिर? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना सफिशिएंट नहीं था, इसके लिए इंग्लिश में बुक लिखना भी जरूरी था। तो यहां पर एडवर्ड जॉन ने, किसने? एडवर्ड जॉन ने 1795 में इंग्लिश में बुक का ट्रांसलेट ही नहीं किया, बल्कि एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, एडवर्ड जॉन ने 1795 में लुकास पेशियोली की बुक का इंग्लिश ट्रांसलेट ही नहीं किया, बल्कि इंग्लिश में बुक भी लिख दी। और उस बुक का नाम क्या रखा गया? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी। अब मॉडर्न, यदि हम मॉडर्न एरिया की बात करें, यानी प्रेजेंट की बात करें हम, तो प्रेजेंट में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, सटीक डेफिनेशन, अकाउंटिंग की जो सटीक डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? अकाउंटिंग की सटीक डेफिनेशन दी है भैया AICPA ने। किसने दी है? AICPA ने सबसे फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन दी है, अकाउंटिंग की सटीक डेफिनेशन जो दी है, वो किसने दी है? AICPA ने दी है। अब ये AICPA किसी पर्सन का नाम तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हो सकता है ये देखते हैं। इसका फुल नेम भी क्वेश्चन में आ सकता है।
ए से अमेरिकन, आई से इंस्टीट्यूट, सी से सर्टिफाइड, पी से पब्लिक और ए से अकाउंटेंट। AICPA, ए अमेरिकन, आई इंस्टीट्यूट, सी सर्टिफाइड, पी पब्लिक और ए से अकाउंटेंट। ठीक है, ये फिक्स वर्ड में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आता है तो इस टाइप से आएगा। क्लियर कि AICPA का फुल नेम क्या है। अकाउंटेंट की जगह अकाउंटिंग लिख देंगे, अकाउंटेंसी लिख देंगे, तो वो नहीं, आपको फिक्स याद रखना है अकाउंटेंट। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ जी, तो यहां पर आपका देखो 7th क्वेश्चन तो अपने पहले बन गए थे। अब देखो 8 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया, 9 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया, 10th नंबर का क्वेश्चन ये बन गया, 11th, 12th, 13, 14 और 15, ये हमारे 15 क्वेश्चन बन गए हैं केवल अकाउंटेंसी की हिस्ट्री से। अब 15 में से 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं ना। ठीक है, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 में से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक पेज आपको 2 नंबर दिला रहा है, कम नहीं है। ठीक है, हाँ, अब AICPA ने फर्स्ट डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन कब दी थी और क्या दी थी। AICPA ने सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी थी? AICPA ने। ठीक है, AICPA ने दी थी, लेकिन कब दी थी? ईयर 1961 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी? देखो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in a term of money, transactions and events which are in part at least financial characters, interpretation, the result thereof. अकाउंटिंग क्या है? किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन इवेंट्स अलग अलग वर्ड है, इनको आगे जाके हम पढ़ेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन इवेंट्स को इस तरीके से जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको इस तरीके से रिकॉर्ड करना, उनको फिर क्लासिफाइंग करना या उनको समराइजिंग करना, ये एक स्किल है, एक कला है, ताकि यूजर्स, जो इंपॉर्टेंट यूजर्स है, वो इससे डिसीजन ले सके। समझ में आया? अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, किसी ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो फाइनेंशियल टर्म में है उनको रिकॉर्ड करने की, उनको क्लासिफाइंग करने की, उनको समराइजिंग करने की इन ए सिस्टमैटिक मैनर से। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैनर, यानी सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी के बेस पर, मैटेरियलिटी के बेस पर अपन क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कचरा है उनको नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे इस इंफॉर्मेशन के जो इंटरेस्टेड यूजर्स है वो कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग वर्ड जहां पर आ जाता है वहां पर डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में दी जाती है। जैसे कि मैंने भी इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है, मैंने भी क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है। देखो, इन्वर्टेड कॉमा ये लगाया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, तो डेफिनेशन फिक्स होती है। यहाँ पर फिक्स का मतलब है आपको अलग से ना तो टू वर्ड यूज लेना है, ना और वर्ड यूज लेना है, ना बट यूज लेना है, कुछ भी अलग से यूज नहीं लेना है। डेफिनेशन ऐसे की ऐसे नोट डाउन होगी। क्लियर? वर्ड टू वर्ड ऐसे की ऐसे ही वो क्या होगी? नोट डाउन होगी। क्लियर? हाँ जी, फिर सेकंड डेफिनेशन ध्यान रखना, ये AICPA ने जो डेफिनेशन दी थी वो कब दी थी? 1961 में दी थी। कब दी थी? 1961 में। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन किसने दी है? सेकंड डेफिनेशन दी है AAA ने। सेकंड डेफिनेशन किसने दी है? AAA ने। अब ये AAA क्या है? ये AAA, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ सकता है, AAA का फुल फॉर्म क्या है?
ट्रिपल ए का फुल फॉर्म हो सकता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए का फुल नेम है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ध्यान रखना। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है 1966 में। कब दी है? 1966 में डेफिनेशन दी है। और 1966 में क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं अपन कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी में मेजरमेंट करना एंड उनको अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करना, कम्युनिकेट करना। जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, जो मनी टर्म में है, जो फाइनेंशियल टर्म में है, उन इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, ताकि वो टू परमिट द इन्फॉर्म जजमेंट, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, यूजर्स क्या ले सके, अपने डिसीजंस ले सके। इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे, प्रोसेस भी बोलेंगे। ये डेफिनेशन किसने कहा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है? ये डेफिनेशन किसने कहा? ट्रिपल ए ने। ट्रिपल ए का मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। ये डेफिनेशन कब दी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने? 1966 में दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी? कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो किसी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, मनी टर्म में मेजर करता है और उन्हें इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ताकि वो इंटरेस्टेड यूजर्स अपने जजमेंट ले सके, अपने डिसीजन ले सके कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स की आगे स्टोरी हम देखेंगे, कौन कौन इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं हमारी कंपनी के। ठीक है, हमारे अकाउंट्स के कौन कौन इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये सेकंड डेफिनेशन है, ये अकॉर्डिंग टू चलेगी, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो ये डेफिनेशन भी इन्वर्टेड कोमा में है, फिक्स डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ जी, थर्ड क्या है? थर्ड डेफिनेशन दिए भैया आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो एपीबी का फुल फॉर्म बताइए, क्या बताइए? एपीबी का फुल फॉर्म बताइए। एपीबी का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ठीक है, और ये डेफिनेशन इसने कब दी थी? एपीबी ने कब डेफिनेशन दी है? 1970 में दी है, 1970 में डेफिनेशन दी है एपीबी ने। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने? ये भी अकॉर्डिंग टू चलेगा, इन्वर्टेड कोमा में आएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में क्या डेफिनेशन दी है देखिएगा कि अकाउंटिंग इज ए साइंस। अरे ये क्या हुआ? एक बोलता है कि अकाउंटिंग इज आर्ट है, एक बोलता है कि अकाउंटिंग इज प्रोसेस है, तीसरा बोलता है अकाउंटिंग इज साइंस है। भाई क्या चल रहा है ये, क्या है ये? आगे समझेंगे, अभी तो अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है या प्रोसेस है या प्रैक्टिस है, जो भी है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना, कि अकाउंटिंग इज साइंस है जो किसी ऐसे ट्रांजैक्शन इवेंट्स को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाइंग करती है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स को। बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स मैंने बताया, आगे जाके ट्रांजैक्शन इवेंट्स को हम आगे जाके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सिमिलर वर्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। प्राइमरी ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में होने चाहिए, मनी टर्म में होने चाहिए वो ट्रांजैक्शन इवेंट्स। आर्ट ऑफ मेकिंग द सिग्निफिकेंट समराइजिंग एंड एनालाइज interpretation of those transaction events and communicating the result to person who must make the decision from the judgment। देखो यहां पर जो डेफिनेशन है, यहां पर जो डेफिनेशन है वो दोनों डेफिनेशन की मिक्स करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन कहता है कि भाई जो एसीपी है ना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बोर्ड है ना, वो डेफिनेशन जो दे रहा है ना, ऊपर की डेफिनेशन को दोनों को मिक्स कर रहा है। क्या? कि अकाउंटिंग इज साइंस है,
साइंस क्यों है? किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स को जो फाइनेंशियल टर्म में है उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्लासीफाइंग करता है, ठीक है, तो वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है, बात मान ली। और ये एक आर्ट भी है कि वो अपने जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं उनको इस तरीके से समराइज करता है, इस तरीके से एनालाइज करता है, इस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने यूजर्स को, ताकि वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सकते हैं, मीनिंगफुल डिसीजन ले सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई है तो बता दीजिए मुझे, अरे बता दीजिए नहीं आई है तो ये भी अकॉर्डिंग टू है, इसका मतलब ये भी क्या चलेगा, अकॉर्डिंग टू है ना, तो इसका मतलब ये भी इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगा। आगे बात समझ में, चलो 3 डेफिनेशन सफिशिएंट है आपके लिए, तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं ली है हमने, क्योंकि साइंटिस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं हम। हाँ जी भैया, किसी ने बोला साइंस है, किसी ने बोला आर्ट है, किसी ने बोला प्रैक्टिस है, तो देख लेते हैं साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है और प्रैक्टिस क्यों है, प्रोसेस क्यों है, ठीक है, इन चीजों को हम देख लेते हैं भैया। इसने कहा है कि भैया मैंने इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला है, साइंस बोला है, इसलिए साइंस बोला है कि क्योंकि जो अकाउंटिंग की जाती है ना भैया, अकाउंटिंग जो की जाती है ना, वो इसलिए अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, यूनिवर्सल रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, रूल्स नहीं, यूनिवर्सल रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, जो रूल्स पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग जब अपन करते हैं तो उसके लिए गोल्डन रूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल होते हैं जिस पर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। क्या है गोल्डन रूल? कि पर्सनल अकाउंट में तो रिसीवर इज द डेबिट एंड गिवर इज द क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करो और जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट नॉमिनल अकाउंट में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है। ये 3 गोल्डन रूल है, इस पूरे गोल्डन रूल पर ये पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है, और ये गोल्डन रूल जो है यूनिवर्सल है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइंस है, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिस्टेमेटिक नॉलेज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, जिनके आधार पर अकाउंटेंट अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करता है। जिन सिस्टेमेटिक नॉलेज को यूज लेते हुए वो अकाउंटेंट, यानी चाहे वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज कैसे करेगा, इस सिस्टेमेटिक नॉलेज को यूज लेके, ठीक है, क्लियर। इसलिए ये साइंस है, इसलिए क्या है, ये साइंस है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में, साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टेमेटिक नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और अकाउंटेंट अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करने के लिए ये सिस्टेमेटिक नॉलेज को यूज लेता है, ठीक है। हाँ जी, फिर ये आर्ट, फिर आर्ट क्या है भैया, आर्ट क्या है, आर्ट क्यों बोला गया है, आर्ट इसलिए बोला गया है कि जब भी अपन इस सिस्टेमेटिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो सबका अप्लाई करने का जो तरीका है वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। आई बात समझे, सबके अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, और जो अच्छे तरीके से अप्लाई करता है उसकी स्किल्स को ही हम आर्ट बोलते हैं, ठीक है। उस स्किल्स को ही, किसी की प्रेजेंटेशन देने की स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो सिस्टेमेटिक नॉलेज है अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो वो अप्लाई करने के जो मेथड्स हैं, वो जो टेक्निक्स है, उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे, क्योंकि सबकी टेक्निक, सबके मेथड सेम नहीं होते,
हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, पर मैटर तो पूरा सब सेम देते हैं, ठीक है, मैटर तो सारा सेम देते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो क्या है, जिस बच्चे जो टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं उसको पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा पसंद आ रहा है तो इसका मतलब वो आर्ट है, एक तरीके की पढ़ाने की क्या है, उसकी आर्ट है, पढ़ाना भी तो एक आर्ट है, ठीक है। हम सिस्टमेटिक जो नॉलेज है उसको सर्व करने का सबका तरीका क्या होता है, अलग होता है, तो वो आर्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही अकाउंटेंट को भी अपने जो सिस्टमेटिक नॉलेज होती है उसको अप्लाई करने की जो स्किल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। देखो ध्यान से, इट इज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ it involves the application of knowledge and skills by the accountant in applying the principles, methods, techniques of accounting। जब अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो टेक्निक्स होती है, जब अकाउंटेंट उसने अप्लाई करता है, उस सिस्टमेटिक नॉलेज को अप्लाई करता है, तो अप्लाई करने की जो स्किल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। और वो स्किल सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब है बात करते हैं प्रैक्टिस। अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रैक्टिस भी है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि अकाउंटेंट का एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए उसको लेटेस्ट अपडेट रहना पड़ता है, रेगुलर कंसिस्टेंटली उसे एफर्ट्स करते रहना पड़ता है और कंटिन्यूसली उसे प्रैक्टिस करती रहने पड़ती है, ठीक है। कंटिन्यूसली उसको क्या रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है, तभी वो अपने काम में निखार लेके आता है। आई बात समझ में। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिस बिकॉज इट रिक्वायर्स द कंस्टेंट efforts on the part of the accountant in the field of accountancy। यदि कोई अकाउंटेंट अकाउंटेंसी फील्ड से अटैच है तो उसको लगातार कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा, नए नए नॉलेज से अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यहां पे आगे भी देखो लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट हैज टू कीप द हिमसेल्फ कंटिन्यूसली इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन, ठीक है, उसे अपने प्रोफेशन में रेगुलर क्या रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। कोई नई चीज तो नहीं आई, उसका ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा, उसकी रेगुलर सर्चिंग करते रहना पड़ेगा, उसके लिए हर एक दिन हर एक पल के लिए अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसे जब से वो अकाउंटेंट बना है और जब तक वो मरेगा, जब तक उसे उस अकाउंटेंसी के नॉलेज के लिए क्या रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद है कि भाई सर आप अकाउंटेंट की इतनी बात करते हो, अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनकी ये सब अकाउंटेंट ही है, एमबीए वाले ये सब अकाउंटेंट ही होते हैं, इनकी सोसाइटी में क्या रोल है, क्या करते हैं ये सोसाइटी में ऐसा जो इनकी इतनी रेपुटेशन होती है। बेटा ये किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये उस कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट ईयर के एक साल में एक बार होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होती है ना, वो इंटरनल ऑडिट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई घपला तो नहीं चल रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन को बनाए रखता है, ठीक है। यहां तक कि टैक्सेशन की नॉलेज होती है। अकाउंटेंट पब्लिक को या सोसाइटी को ये बताता है कि आपको टैक्स कब पे करना है, ठीक है, यदि पे नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी, और कैसे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, ठीक है, और किसको टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है, टैक्सेशन की नॉलेज भी देता है। बाकी अदर कंसल्टेंसी ऑफिस भी डाल रखे होते हैं, अकाउंटेंट ने अपने कंसल्टेंसी ऑफिस डाल रखे होते हैं, तो वहां पर वो
कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं कि भाई आपको इतने का अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना चाहिए, आपको बैंकों से इतने तक लोन लेना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का, इससे ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंसल्टेंसी वो देता है, सोसाइटी को डेवलप करता है। सोसाइटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ होता है अकाउंटेंट का। ठीक है, हाँ जी। और फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि भाई आपको बैंक से ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है, इतना आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ये प्रॉपर्टी को गिरवी रख दो तब आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी एडवाइस फाइनेंशियल जो पैसे से रिलेटेड है वो भी एडवाइस दे सकता है कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर ज्यादा रिटर्न है, ठीक है, यहाँ पर मत करो, यहाँ कम रिटर्न है, ये फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। सेक्रेटरियल वर्क भी करता है, क्लब वगैरह में वर्क भी करता है। ठीक है, किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में, किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, इनमें उन कंपनी के शेयर का रजिस्ट्रेशन भी अकाउंटेंट ही करवाता है। ठीक है, हाँ, किसी कंपनी को फॉर्मेशन करना है, न्यू कंपनी फॉर्म करनी है, तो उसके लिए भी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अकाउंटेंट ही कंप्लीट करता है। और यहाँ तक जब कंपनी का जब वाउंड अप होता है, कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, तो उस कंपनी की जो एसेट्स है वो भी बिकवाता कौन है? अकाउंटेंट ही बिकवाता है, अकाउंटेंट ही उस एसेट्स को बेचता है। ठीक है, हाँ जी, ये सोसाइटी में अकाउंटेंट के क्या होते हैं? रोल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, आगे चले, चलो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य है? अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं? एक मिनट। ठीक है, अकाउंटेंट के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उद्देश्य हैं? अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से ईयर के एंड में रिजल्ट निकाला जाता है कि भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जो माइंड मेमोरी है, हमारे दिमाग में जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन को ही क्या कर पाती है? याद कर पाती है। ठीक है, फिर भूल जाती है, तो इसलिए रिकॉर्ड करना, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सेम टाइप के ट्रांजैक्शन को सेम जगह रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, उससे हम क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे कि भाई हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्टैंड करती है कि नहीं करती है। मार्केट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है, मार्केट में हमको कोई समझता है कि नहीं समझता है, इस चीज को भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने से पता चलता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है कि भाई जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि भाई इस बार हमने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमने कमाया है, ये सब चीजें, या हम इंडिया में तीसरे नंबर की कंपनी है या दूसरे नंबर की कंपनी है, इसको हम क्या करते हैं? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम पब्लिक को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल डिसीजन ले सके कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि भैया हम सॉल्वेंसी पोजीशन का ही पता लगाते हैं कि भाई कंपनी काम तो कर रही है सालों से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने इतना लोन ले लिया कि उसकी प्रॉपर्टी बेचने से भी वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगाती है कि भाई प्रॉपर कंपनी की एसेट्स इतनी है या नहीं है कि यदि लोन का पेमेंट किया जाए तो
होगा या नहीं होगा, टाइम पर होगा या नहीं होगा, कंपनी के पास इतनी एसेट्स है या नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स का सही टाइम पर और कंप्लीटली पेमेंट कर सके। ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन को भी पता लगाती है। ठीक है, हाँ, यहां तक कि मैनेजमेंट को भी वो हेल्प करती है। मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं, एफर्ट्स लगाते रहते हैं। ठीक है, अपने ओनर्स के लिए एफर्ट्स लगाते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को यह भी देखना होता है कि भाई हमारा एफर्ट्स का बेनिफिट ओनर्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इस चीज को शो करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर, आई बात समझ में? हाँ जी, आगे चले। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है फंक्शंस? अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या है? अकाउंटिंग के फंक्शंस है किसी ट्रांजैक्शन को मेजरमेंट करना, क्योंकि अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बेटा जो फाइनेंशियल टर्म में होते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन मनी टर्म में नहीं है, मनी वर्थ में नहीं है, उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजरमेंट करना, मनी में मेजरमेंट करना। ठीक है, हाँ जी, फिर उसके बाद उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में मान लो कि हर साल, इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके अगले साल 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगले साल हमारा प्रॉफिट 350 करोड़ होगा। ठीक है, इसके लिए मेहनत की जाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है? फोरकास्टिंग। क्लियर? डिसीजन मेकिंग लिए जा सकते हैं, नए नए डिसीजन ले सकते हैं यदि अकाउंटिंग रखी है तो, कि भैया ये अकाउंटिंग रखी है तो भाई अपन को हर साल लॉस हो रहा है, डिसीजन लो, कुछ ना कुछ डिसीजन लो कि भाई क्या करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। यदि कोई अपन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए सब कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस सब कंपोनेंट्स को बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए या किसी अदर से, आउटसाइडर से परचेज किया जाए, ये सारे डिसीजन हमको किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग रखने से, प्रॉपर अकाउंटिंग रखने से हमको ये डिसीजन का पता चलेगा। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद है कंपैरिजन करना, इंटरफर्म कंपैरिजन। अकाउंटिंग रखोगे तो उससे रिजल्ट का पता पड़ेगा, दूसरे से कंपेयर करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट इसके कंपेयर कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, हम इसके कंपेयर हमारे पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं या उससे कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। यदि प्रॉफिट कम कमा रहे हैं तो हमारी कमी क्या है, उस कमी को हम पूरा करें, स्टेप ले। ठीक है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, स्टेप ले। ठीक है, और स्टेवार्डशिप किया जाए, अपना संरक्षण किया जाए, अपना बचाव किया जाए। ठीक है, क्लियर? ये अकाउंटिंग के फंक्शंस होते हैं। क्लियर? हाँ जी भैया, अकाउंटिंग के लिए क्या, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल पर्टिकुलर अकाउंटिंग है या किसी अदर डिसिप्लिन से भी हमको नॉलेज रखनी होती है। अकाउंटिंग का सही मीनिंग क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग एक अलग से सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, उसमें हमको हिंदी इंग्लिश से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब सबका मिक्स है, सारी नॉलेज का मिक्स है। यानी अकाउंटिंग के लिए हमको किसी अदर डिसिप्लिन से भी क्या रखना पड़ता है? अकाउंटिंग के लिए हमें अदर डिसिप्लिन से क्या रखना पड़ता है? रिलेशन रखने पड़ते हैं। किसके? यदि अकाउंटिंग अच्छे से अकाउंटिंग सीखनी है तो बेटा हमको इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का यदि ये रूल, डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपको नहीं आता है तो अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, कैसे बिजनेस करोगे? ठीक है, हाँ जी भैया, अकाउंटिंग के साथ स्टैटिक्स का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। भैया यदि आप अकाउंटिंग तो रख ली, यदि अपने यूजर्स को यूजफुल कंडीशन में, यूजफुल मैनर्स में आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं की, ठीक है, किसी ग्राफ या कोई भी ऐसे ग्राफ में अपन जब करते हैं तो उसके लिए स्टैटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, अकाउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होना जरूरी है, अकाउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होना जरूरी है।
और अकाउंटिंग के लिए आपको लॉ की नॉलेज भी होनी जरूरी है, और अकाउंटिंग के साथ मैनेजमेंट। देखो अकाउंटिंग के साथ हम कितने सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, अकाउंटिंग के साथ हमको ये सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, या मैं कहूं इन सबकी नॉलेज का जो मिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। उन सभी के मिक्स को क्या बोलते हैं अपन, अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है, और उस बिजनेस में इकोनॉमिक्स भी काम आती है, स्टैटिक्स भी काम आती है, मैथमेटिक्स भी काम आती है, लॉ भी काम आती है, और मैनेजमेंट भी काम आता है, और इसी के हम कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। क्लियर, आ गई बात समझ में? चलो अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या है, अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग के सब फील्ड है बेटा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करे, ठीक है, प्लानिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, और यदि अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है तो उसका कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में काम आता है, ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि आप बिजनेस में जो पैसा कमाते हैं वो किससे कमाते हैं, पब्लिक से, पब्लिक से कमाते हैं ना, तो आपका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सोसाइटी के प्रति कि आप भी पब्लिक के लिए कुछ करो। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जो कि रतन टाटा है या बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो रिच फैमिली वाले हैं, उन्होंने भंडारा लगाया है सोसाइटी के लिए, ठीक है, मुफ्त में खाना दिया है, ठीक है, मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, क्योंकि उनको पता है कि हमने कमाया किससे है, इस सोसाइटी से ही कमाया है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब सोसाइटी खतरे में हो तो हम उस खतरे से उन्हें बाहर निकालें, जब उनको हमारी जरूरत पड़े तो हम भी उनकी जरूरत को पूरी करें, क्योंकि जब हमारी जरूरत थी तो उन्होंने हमारी जरूरत को पूरी करी थी, अब हमारा टाइम है कि हम उनकी जरूरत को पूरा करें। तो ये है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। हाँ जी भैया, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में जब भी कोई फैक्ट्री वगैरह ओपन की जाती है या दुकान खोली जाती है तो उसमें नौकर रखे जाते हैं, लेबर्स रखी जाती है, ठीक है, उन लेबर्स को ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो लेबर है, हमारे जो फैक्ट्री में काम कर रही लेबर है, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। जैसे हमारी घर में कार होती है, जैसे हमारा मकान होता है, वो हमारी एसेट्स होती है, उसे हम इतना प्यार करते हैं, इसी प्रकार हमको हमारी लेबर से भी उतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एसेट्स है। उन लेबर के ही बतौर से आपका बिजनेस इतना ग्रो करता है, यदि आप उस लेबर का क्या नहीं रखोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उसे एसेट्स नहीं मानोगे, एक जितनी स्पीड से आप ऊपर बढ़े हो उतनी स्पीड से आपको नीचे भी आना पड़ सकता है, यदि आपने लेबर का रेस्पेक्ट नहीं किया है। तो उसके फ्यूचर वेलफेयर के लिए सोचो, लेबर आपकी एसेट्स है, उसके जैसे अपने मकान है, मकान जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसके फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं कि ढह ना जाए, इसके लिए हम रिपेयर कराते हैं टाइम टाइम पर, ऐसे ही लेबर भी हमारी एसेट्स है, इसका भी हमें रिपेयर कराना होगा, इसके फ्यूचर वेलफेयर के लिए सोचना होगा कि उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, इनके लिए ग्रेच्युटी फंड बनाना पड़ेगा, पेंशन फंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, काफी सारे हमको प्रोविडेंट फंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रिटायरमेंट के समय वो अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से निकाल सके। यदि हम लेबर के बारे में सोचेंगे तभी लेबर हमारे लिए सोचेगी, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम इस अकाउंटिंग में क्या करते हैं,
बताओ क्या करते हैं हम इस अकाउंटिंग में? इस अकाउंटिंग में हम टैक्स अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सोसाइटी को बताते हैं कि भाई आपका टैक्स ये बन रहा है, आपका टैक्स ये बन रहा है और ये टैक्स आपको इस टाइम पर डिपॉजिट कराना है। ठीक है, आपका टैक्स कैसे कैसे बन रहा है, सैलरी से कितना, जॉब से कितना बन रहा है, बिजनेस से कितना बन रहा है, अदर से कितना बन रहा है, रेंट से कितना बन रहा है, ये चीजें हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे टैक्स बचाया जाता है, ये डोनेशन आप करो आपका टैक्स बच जाएगा, ये सब चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, ये टैक्स अकाउंटिंग है। ठीक है, हाँ जी। जो हमने अकाउंटिंग रखी है उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। उस इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसका क्वालिटी फीचर्स क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे पब्लिक हमारे लिए अट्रैक्ट हो, हमारे यूजर्स हमारी कंपनी में इंटरेस्ट जताएं। ठीक है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन में क्या कैसी क्वालिटी फीचर होने चाहिए कि हमारी बिजनेस में लोग बाग इंटरेस्ट रखें। मैं बताता हूं, एक तो आपकी जितनी भी आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो पब्लिक को, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, यानी फैक्ट पर बेस होनी चाहिए। अब वो कैसे बनेगी, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करा रहे हो, वो उसको आपके बाउचर से क्या करो, उन्हें वेरीफाई करो। ठीक है, उनको बाउचर शो करो कि भैया हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 50 करोड़ की, देखो ये 50 करोड़ की बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, क्लियर है? तो उनको विश्वास होगा कि हाँ ये भैया ये फेंक नहीं रहा है, ये आर्टिफिशियली नहीं फेंक रहा है, फैक्ट बात है, इसलिए वो आपकी कंपनी पे क्या करेगा, विश्वास करेगा। कई कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट को इतना बढ़ा देती है, इतनी बढ़ा के शो कर देती है, पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है, इन्वेस्ट कर देती है, फिर उनको धोखा मिलता है, फिर उनका विश्वास खो जाता है, फिर दूसरी कंपनी पे वो विश्वास नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आपकी जो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी शो कैसे करनी होती है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे वेरीफाई कर दो, और एक पक्षपात नहीं होना चाहिए आपकी बिजनेस में, फ्री फ्रॉम बास, यानी आपके बिजनेस में किसी भी रिच फैमिली या पुअर फैमिली से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करने में पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मैटरिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, फालतू की इंफॉर्मेशन जो पब्लिक यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उन इंफॉर्मेशन को नहीं शो करना चाहिए, केवल वही इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए जो यूजर्स जिससे डिसीजन ले सके। ठीक है, जिस डिसीजन लेने में जो हेल्प करे यूजर्स को, वही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, यानी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही देनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको देनी चाहिए, इस वे में देनी चाहिए कि हर एक यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। ठीक है, पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको समझने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन में, जैसे इस तरीके के डायग्राम्स आप डायग्राम्स में शो करो, या तो अपनी इंफॉर्मेशन को या तो डायग्राम्स में शो करो या कोई ग्राफ में शो करो, ताकि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनमें कोई फर्क ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूजर्स होते हैं वो एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, तो ऐसे डायग्राम या ऐसे ग्राफ्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शो करो ताकि उन दोनों में कोई डिफरेंस ना हो और दोनों ही एक सेम सेंस में समझ सके। ठीक है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, वो दूसरों से कंपेयर, भाई तभी तो दूसरों से कंपेयर करेंगे, तभी तो यूजर्स इंटरेस्टेड होंगे, तभी तो यूजर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपना प्रॉफिट शो किया, तो प्रॉफिट शो किया जैसे मान के चलो 50 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया
एक ने, ठीक है। और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ आपका 10 करोड़ का। कितने का? 10 करोड़ का, ठीक है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का। सेकंड इंडस्ट्री है जिसने 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। कितने? 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और उसने प्रॉफिट कमाया है कितने का? केवल 30 करोड़ का। प्रॉफिट कितने का कमाया है? 30 करोड़ का। कितने का कमाया है? 30 करोड़ का। अब देखने को तो देखो पब्लिक है, पब्लिक को तो 30 करोड़ ज्यादा दिखेंगे, 30 करोड़ ज्यादा दिखेंगे ना, तो वो कंपनी क्या करे, पब्लिक क्या करेगी? 30 करोड़ में, 30 करोड़ वाले प्रॉफिट में क्या कर देगी? इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन आपको इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 20% और इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10%। अब बताओ कंपनी किस में इन्वेस्ट करेगी? आपके वाले में। तो आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से देनी चाहिए ताकि ताकि पब्लिक उसमें क्या कर सके? कंपेयर कर सके, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में क्या कर सके? कंपेयर कर सके और अपने डिसीजन ले सके, ठीक है। क्लियर है? यहां पर कंपेयर करने के लिए इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि 2 पीरियड्स एक ऑर्गेनाइजेशन, इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया 500 करोड़, अगली साल मैंने प्रॉफिट कमाया 1000 करोड़, तो इसका मतलब मेरा डेवलपमेंट जो प्रोसेस रेशियो है वो क्या है? 1:2, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन है, ठीक है, कि 2 पीरियड्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है पीरियड्स एक है, ऑर्गेनाइजेशन 2 है। यानी एक्स ने 500 करोड़ रुपए कमाए 2018 में और वाई ने 1000 करोड़ कमाए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं 1 पीरियड्स में, एक साल में, वो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वालिटेटिव फीचर्स पे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी भैया, आपका इंपॉर्टेंट यूजर्स कौन है? आपकी कंपनी का इंपॉर्टेंट यूजर्स कौन है? आपके कंपनी में जो कौन कौन से यूजर्स है जो इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। आपकी कंपनी में कौन से ऐसे यूजर्स है जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। वो कैसे? सबसे फर्स्ट है यहां पर इंटरनल यूजर्स और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब जो कंपनी के बेनिफिट के लिए सोचेगा, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन आते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, ठीक है। ये इंटरनल यूजर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। पूरा टाइम इनका कंपनी के बारे में सोचने में जाता है, ठीक है। ओनर्स सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, तो ये चाहता है कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इंटरेस्ट रखता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट यानी रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज के लिए वो क्या करता है? अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। मैनेजमेंट, बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? अपने जो ओनर है उसको खुश रखता है, अपने ओनर्स के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हर एक पल एफर्ट्स लगाता रहता है, हर एक प्लानिंग करता रहता है, कंट्रोलिंग करता रहता है। तो उसका परफॉर्मेंस क्या है? भाई हमने इतने एफर्ट्स लगाए हैं कंपनी के लिए, उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। इसलिए तभी तो कंपनी क्या करेगी? उनकी सैलरी बढ़ाएगी। कंपनी क्या करेगी? सैलरी बढ़ाएगी, ठीक है। यदि वो कहेंगे कंपनी को कि भाई हमारे एफर्ट से आज कंपनी ने 50 करोड़ ज्यादा कमाए, तो कंपनी उसको बोनस के रूप में देगी, मैनेजमेंट उनका इवैल्यूएशन होगा, तो वो आगे जाके और मेहनत करेगी और एफर्ट्स लगाएगी, ठीक है। एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया कि लेबर्स आपके बिजनेस के लिए, चाहे वो क्लरिकल वर्कर हो
चाहे वो फिजिकल वर्कर हो, ठीक है। आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा अहम भूमिका उन्हीं की होती है, ठीक है। वो भी बड़े खुश होते हैं जब आपका बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इसलिए वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट पर आंख गड़ा के बैठे रहते हैं। क्यों? कि यदि बिजनेस का प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ही तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, यदि बिजनेस में लॉस होगा तो हमें हटा दिया जाएगा, और यदि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हमारा सैलरी बढ़ेगी। इसलिए एम्प्लॉइज क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब है कि भैया एक्सटर्नल पर्सन, प्रॉफिट में उनका कोई मतलब नहीं है बस, लेकिन ध्यान रखना है उनकी इंफॉर्मेशन पर। क्या, कैसे, मैं समझा देता हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे भैया हमको चाहिए लोन, बैंक से लोन चाहिए 50 करोड़ रुपए का। हम गए बैंक के पास, आईसीआई बैंक के पास गए, भैया लोन दे दो। अरे भैया लोन तो हम कैसे दे दें, आपको हम जानते ही नहीं है। अरे भैया लो, देखो ना हमारी बैलेंस शीट देखो, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, लो हमारा इनकम टैक्स की रिटर्न देखो, है ना। और अब देखो, अब हमको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब भी हमको आप नहीं जानते। हमारा प्रॉफिट है 500 करोड़ का ईयरली, ठीक है। हमारी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का है। अब बताओ आप हमें लोन दोगे कि नहीं दोगे? हम हर साल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं 100 करोड़ का, अब बताओ लोन दोगे कि नहीं दोगे? तो वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा, आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को देखेगा, तब आपको लोन दे देगा, ठीक है। हाँ जी। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है कि अपने बिजनेस में भविष्य में क्या करने वाले हैं? इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो भविष्य में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वो उनके पास पैसा रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में क्या करूं? इन्वेस्ट करूं, लेकिन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं वो समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन हमारी कंपनी ने क्या किया, और भी काफी कंपनियों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट या बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में, ऑफिशियल गजेट्स में क्या कर दी? पब्लिश कर दी, ठीक है। हमारा प्रॉफिट शो कर रहा था 500 करोड़, औरों का प्रॉफिट शो कर रहा था 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। तो वो इन्वेस्टर जिसके पास पैसे रखे हैं, उछल रहे हैं, वो कहां इन्वेस्ट करेगा? किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ना, कि उसको पता है कि आगे इस पैसे का डबल होने वाला है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है, वो भी हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन को ध्यान रखता है, ठीक है। क्रेडिटर्स का मतलब है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, वो हमें उधार कब देगा? वो हमारी क्रेडिट वर्थनेस को देखेगा कि इसको यदि मैंने उधार दे दिया तो वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, इसका पेमेंट करने का तरीका क्या है, इसका पेमेंट करने का वे क्या है, ठीक है। वो सब चीजें भी ये देखता है क्रेडिटर्स, ठीक है। इसलिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है कि भाई ये कितने टाइम पर पेमेंट कर देता है, तो इसको यदि जल्दी पेमेंट कर देता है, 3 दिन में, 4 दिन में पेमेंट कर देता है, और कभी भी वो नहीं करता है, रोकता नहीं है पेमेंट, तो इसको उधार दिया जाए। इसको उधार के लिए हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट, अरे भैया गवर्नमेंट को तो हम टैक्स देते हैं। आजकल अब अंबानी, अडानी और ये रतन टाटा को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि भैया गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है? यही है। इनके पॉलिसियों में इन्वॉल्व क्यों होती है गवर्नमेंट? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स इनसे ही जाता है कि नहीं जाता? इनसे ही जाता है, अडानी, अंबानी और रतन टाटा से, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इनकी इंफॉर्मेशन को क्या करती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ध्यान रखती है, ठीक है। रिसर्चर, आपने कभी बिजनेस न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या? बिजनेस न्यूज़पेपर या बिजनेस चैनल नहीं पढ़े आपने? न्यूज वाले देखे होंगे ना, वो सारे रिसर्चर ही होते हैं, ठीक है। वो सारे रिसर्चर होते हैं। आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये कंपनी जल्दी से जल्दी, इस कंपनी का शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है। इसमें आपको मैंने पहले ही बता देते हैं रिसर्चर, क्योंकि रिसर्च करके आया उस कंपनी पर कि ये कंपनी ये करने वाली है, इस कंपनी में फटाफट इन्वेस्ट कर दो, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। किसने बताया आपको? रिसर्चर ने। आपके पास टाइम थोड़ी ना है, आपको बताया किसने? रिसर्चर ने बताया
कि भैया इस कंपनी में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। उस कंपनी को कैसे पता चला, उस रिसर्चर को कैसे पता चला, उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर उसने रिसर्च किया है, इसलिए उसको पता है। आगे बात समझे? हाँ जी भैया, कंज्यूमर को क्यों मतलब रहता है, कंज्यूमर को चाहिए माल अच्छा, ठीक है। ये कंपनी बूम एडिडास के शूज खरीदती है, रिबॉक के शूज है। कंज्यूमर ने कंपनी पर ध्यान रखा कि नहीं रखा, उसकी क्वालिटी पर ध्यान रखा कि नहीं रखा, ठीक है। और पब्लिक क्यों ध्यान रखती है, अरे भैया प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हम उनसे एम्प्लॉयमेंट लेने जाएंगे, ठीक है। पब्लिक इसलिए ध्यान रखती है। तो समझ में आया, एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो, ये हमने एक डिब्बा है, बड़ा डिब्बा, फिर उसके अंदर एक छोटा डिब्बा है, फिर उसके अंदर एक छोटा डिब्बा है, ठीक है, क्लियर? और ये 3 डिब्बे हैं, ठीक है। और तो आपको इन डिब्बों से पता चल रहा होगा कि इनका स्कोप, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूं, ठीक है। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।